उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा इंस्टा में खोज ले लें, सर एक मिनट, सर फेसबुक में प्लीज देख प्लीज लें, प्लीज सर यूट्यूब प्लीज देख लें। आप और अपना सर वक्त खास बात है आप कि इनको रखिएगा। इंस्टा में, फेसबुक और यूट्यूब में लोड किया है पाकिस्तानी हैंडल्स से ही, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी हैंडल्स ने जब इंस्टा में, यूट्यूब में और फेसबुक में इसको लोड किया है तो कितनी जहर भरी अबू मूसा की जो वीडियो है, और उसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 4-5 लोग नहीं हैं, पूरा डेकोरेशन है बैकग्राउंड में, बिल्डिंग भी पीछे दिख रही है। मैं अभी उस वीडियो को ही देख रहा था, बिल्डिंग दिख रही है और बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अगर कोई इस तरह के बात कर रहा है और उसके बाद उसको वो इंस्टा में अपलोड करता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कोई भी आदमी इस तरह से बयान नहीं दे सकता। जी जी, देखिए उसे भी हसन दुरानी जी आप मानेंगे, अगर सार्वजनिक स्थल पर ये बड़ी तस्वीर है उसके, जी आप जवाब दीजिएगा। मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, सिर्फ अबू मूसा नहीं, अभी कुछ दिन पहले सैफुल्लाह कसूरी भी आप ही की सरकार, आप ही की सेना को लेकर इस तरह से खुलासे कर दिए कि पूरी दुनिया में एक बार फिर वो एक्सपोज हो गए कि आतंकियों का किस तरह से समर्थन करे पाकिस्तान की सेना। वो कहते हैं कि भाई मुझे तो पाकिस्तान की सेना प्रोग्राम में इन्वाइट करती है, जनाजों में नमाज अता करने के लिए बुलाती है। अगर आपने सिर्फ खुद ही सवालात करने हैं तो आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा के अपना पूरा प्रोग्राम कर लिया करें, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जवाब मुझे अभी आपके पास, अच्छा सुन तो लो ना यार, जवाब नहीं है। जवाब मेरे पास तो कभी भी नहीं होता, जवाब सिर्फ इंडिया आपके पास ही होता है, ठीक है ना। जवाब पाकिस्तान में किसी बंदे के पास भी नहीं है। हम लोग तो जो है ना वो डफर है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। आप लोगों के पास हर चीज है, आपके पास अकल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हर चीज है। कुछ सच बोलते हैं लेकिन हर चीज नहीं। तो प्लीज मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, कुछ नहीं होता। क्यों आपने अभी अभी आपने कहा आपने सैफुल्लाह कसूरी की बात की। सैफुल्लाह कसूरी जो है वो लश्कर तैयबा का बंदा कब से हो गया भाई? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, सैफुल्लाह कसूरी जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, ठीक है। और वो अपना उस पॉलिटिकल पार्टी का जो था, पहले वो सदर थे, अब जो है वो उसके वो जो है अपना उसके उसके कार्यकर्ता होते हैं या जो भी बोलते हैं, उसके रहनुमा है, बेसिकली लीडर है एक पॉलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के। अच्छा, तो ये लिहाजा आप अपनी थोड़ा चीजों को दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात इन्होंने, आप बोलिए फिर मैं बताती हूँ जी। सुन लो प्लीज, मुझे कंप्लीट कर लेने दो ना, मुझे कंप्लीट कर लेने दो। इन्होंने ये बात कही है कि अगर किसी बंदे ने ये हरकत की है तो पाकिस्तान को उसके ऊपर जो है कानूनी तो कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं कि अगर किसी भी एक बैंड शख्स ने, अगर किसी या एक जमात के किसी शख्स ने अगर इस किस्म की बात की है तो मैं उसको बिल्कुल उसके साथ हूं, और मैं कानून की उस पर जितना सख्त उस पर कार्रवाई हो सकती है मैं उसके लिए डिमांड करूंगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी वो बहुत बड़ी प्रोग्रेशन थी। सर काइंडली अगर आपने ये बात इतनी कर ली है तो इस बात को भी आप माने कि वो 15 से 20 बंदे थे। दोबारा इस वीडियो को दोबारा गौर से देख लें, ठीक हो गया। चौथी बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं आपको कि भारत को पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है कश्मीर के मामले में। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये सारी कहने की बातें हैं कि पाकिस्तान जो है वो आ जाएगा, अटैक कर देगा, ये कर देगा, ठीक है। एक जमाना था जब भुट्टो ने कहा था कि हम उस पर अटैक करेंगे, हमने अपना जो था एटॉमिक वेपन थे हमने वो भी तैयार किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किए, ठीक हो गया, वी आर रेडी, हमारे पास हर चीज कंप्लीट है। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है भारत को कश्मीर के अंदर जो आ रहा है वो पाकिस्तान के जानब से नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, वो चाइना का फैक्टर है। अभी 3 दिन गुजरे, 3 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने उनकी नजर से भी वो वीडियो गुजरी होगी जहां पे आपके राहुल गांधी साहब एक जगह पे बैठे हुए हैं और वहां के जो लोकल जो नेटिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है हमारे मुल्क के अंदर यहां से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, ठीक है। उसके बाद और वहां पे आपकी जो मोदी हुकूमत है और वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं बात करता हूं 2 दिन पहले की बात करता हूं, आपके डॉन न्यूज की बात करता हूं, खासतौर पे उसका जो इंडियन चैप्टर क्या का है जी, सुन ले, अब मेरी सुन ले ना। मैं बता तो रही हूँ, आपको दुरुस्त करना भी मेरा काम है। अभी आप जो बोल रहे हैं आपको बोल लीजिए, आपको ये बड़ी पीड़ा होती है कि आपको बोलने नहीं दे रही हूँ मैं, आप बोलिए अपनी, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। मोहतरमा आपने मेरा ठेका नहीं लिया हुआ, मैंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ दुरुस्त करने का। मैं असद दुरानी जी, मैंने ठेका अपने चैनल के और अपने डिबेट का जरूर लिया हुआ है। अगर आप मेरे ही डिबेट में बैठ के उलझुल तर्क देंगे, अब आप सुन लीजिए, अगर आप ठेके की बात कर रहे हैं, आपने जो ठेका पाल कर रखा है ना आतंकियों को पालने का, सुनिए जरा, सुनिए हसन दुरानी, आपने जो आतंकियों को
पालने का ठेका ले रखा है। आप लश्कर तैयबा के प्रॉक्सीज क्रिएट करते हो और आप कहते हैं कि भाई वो आतंकी नहीं है। सैफुल्लाह कसूरी, आप जाकर गूगल कीजिए, क्या वो आतंकवादी नहीं है? सैफुल्लाह कसूरी, अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। हसन दुर्रानी, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, आप कहते हैं कि भाई वो नेता है। आपने प्रॉक्सी सुनिए जरा, आपका यहीं पर ही आपका फेक नैरेटिव और झूठ आप यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं। दुर्रानी साहब, अमेरिका ने उसे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। आप आतंकियों को आतंकी मानते नहीं है। आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन मैटर नहीं करती। संजीव श्रीवास्तव जी जरा बताइए, ये आप जिस तरह से बरकलाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, चाइना के साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट है हम बखूबी जानते हैं। हमारी टीम, हमारी सेना, हमारे डेलीगेट्स उसको हैंडल करने के लिए बखूबी काफी है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान का हाल देख लीजिए जरा। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे LAT या फिर उसके अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रॉक्सीज क्रिएट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं भाई वो आतंकी नहीं है। आखिर कौन सी संस्था की डेजिग्नेशन या सर्टिफिकेट को मानेंगे हसन दुर्रानी? संजीव श्रीवास्तव, देखिए, पाकिस्तान की जो हुक्मरानों का और हसन दुर्रानी जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उनकी जो डिनायबिलिटी है ना, वो जो डिनायल में हमेशा रहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर के आया है। ये जो भस्मासुर को पाकिस्तान पालता है, जो आतंक के जो सांप हैं उनको बैकयार्ड में अपने रखता है, ये सोच करके कि ये सिर्फ पड़ोसियों को जाके डसेंगे। जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान की जो भस्मासुरी जो सोच रही है, वो पाकिस्तान के लिए खुद ही भारी पड़ रही है। अब आप देखिए, तो ये जो आतंक का रास्ता पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दिखाया, आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की, वहां के मिलिट्री रूलर्स की जो नीति रही है, वो उनके लिए स्वयं भारी पड़ रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान में ही बहुत बड़े हमले कर रहा है। कभी ये जो उनको फ्रीडम फाइटर वहां पे कहते हैं, अभी दहशतगर्द हो गए हैं। और अभी जाहिर है कि भारत के विरुद्ध जो वो कार्य करते हैं, उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनको दहशतगर्दी वहां नहीं दिखाई देती है। तो ये जो पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड्स है, वो बार बार एक्सपोज होता है। ऐसा हसन दुर्रानी साहब, उनके लिए बेहतर यही होता है, एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, यदि उनके लिए ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इस समस्या को स्वीकार करें कि जो पाकिस्तान का आतंकवाद को प्रेशर देना, सपोर्ट करना, स्पॉन्सर करना और डिफेंड करने वाला जो कार्य पाकिस्तान करता रहा है, उसको अब तो उनको कम से कम बंद कर देना चाहिए। और पाकिस्तान की जो पत्रकार कम्युनिटी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सरकार को इस बात को बताएं कि ये जो कोई आतंकी अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो पोस्ट कर रहा है, शैतानी सोच दर्शा रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को मारने की बातें कर रहा है, तो इसमें आपकी भी हसन दुर्रानी साहब जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को स्वीकार करें किस तरीके के लोग हैं और उनको जेलों में भेजें, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, न कि उनको बैठ करके डिफेंड करने का कार्य करें और डिनाई करने का काम करें कि नहीं हमारे यहाँ वो नहीं है, ये वो आतंकी नहीं है, तो किसी पार्टी का नेता है सैफुल्लाह कसूरी। तो ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने का काम पत्रकारों का भी है। वहां पे एडवोकेट्स ने पहली लड़ाई लड़ी है, कई पत्रकारों ने भी लड़ाई लड़ी है। ये अलग बात है कि उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उनको हर तरीके का उनके ऊपर भी हमले हुए, कई पत्रकारों ने अपनी जानें भी गंवाई, सब जानते हैं। पाकिस्तान में जो आप जहां बैठ करके बातें कर रहे हैं, वो हम समझते हैं कि वहां पे आपकी मजबूरियां क्या है। उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारने का साहस रखिए, तभी जाकर के पाकिस्तान दहशतगर्दी से लड़ पाएगा और इस पूरे क्षेत्र को दहशतगर्दी से निजात मिलेगी। लेकिन यदि आप अभी भी आतंकवादियों को डिफेंड करेंगे, समस्या को डिनाई करेंगे और जो बातें बताई जाती हैं एक सकारात्मक सोच के साथ भी, हम भी जब कभी बातें करते हैं तो आप उसको भी हमारे अपने कि आपके भारत में क्या हो रहा है, आपके भारत में तुरंत आप तुलना पे भी उतर आते हैं, जबकि हम समस्या, आपके देश की समस्या भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो मुझे संजीव जी एक बात बताइए, खासतौर से लश्कर तोयबा या हिजबुल मुजाहिदीन या ऐसे तमाम आतंकी संगठन को और उससे जुड़े हुए जो उसके प्रॉक्सीज फ्रंट हैं, क्या उन्हें बैन नहीं किया गया? सैफुल्लाह कसूरी, मैं तो जहां जहां पर पढ़ी 2018 में उसे बैन किया, डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है वो। देखिए, हसन दुर्रानी साहब ने स्वयं इस बात को भी कहा, अपने जो उन्होंने बातें रखी कि लश्कर तोयबा कोई ओपनली काम नहीं कर सकता। जाहिर है कि जो बैन करना ही पड़ा, उन्हें मजबूरी है,
क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को यदि फिर से जाने से बचना है तो जाहिर है कि लश्कर तोयबा को तो बैन करना ही पड़ेगा। भले से ये अलग बात है कि आप दिखाने के लिए बैन कर देते हैं और अंदर अंदर उन्हें जो है 5 स्टार ट्रीटमेंट देते हैं सारे आतंकियों को। जो भी कुछ आतंकी अगर जेलों में FATF को दिखाने के लिए डाल के भी रखे हुए हैं तो उनको एक VIP ट्रीटमेंट आप देते हैं, उनको हर तरीके का प्रोटेक्शन देते हैं। और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, देखिए नैना जी, पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये दूसरी बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी वजह से पाकिस्तान को ही बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये भस्मासुर पाकिस्तान को जला रहे हैं। इग्नोर करके बैठ गए। ये जो जहरीले सांप हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो उन्होंने जो पाल रखे हैं वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, जला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यदि आज भी आतंकवाद को अगर नहीं त्यागता है तो जाहिर है कि वो अपना नुकसान पहले सबसे ज्यादा करेगा और दुनिया में तो समस्याएं इसकी वजह से खड़ी करता ही करता है। अब देखिए हसन दुरानी साहब को मैं बात कर रहा हूँ और वो कहीं और दुनिया में खोए हुए हैं। यही जो डिनायल है ना पाकिस्तान का, ये जो डिनायल है आपका, इससे आप बचें और संवाद करें और जो बेहतर हो कि चीजों को समझें और एक्सेप्ट करें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हसन दुरानी जी, आप सुन रहे हैं क्या? जी मैं सारी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह मुझे को वो चुल तो होती नहीं है कि मैं हर एक इंटरप्ट करना। अच्छा लगा आपको नहीं होती, लेकिन आपके आके पाले हुए आतंकियों को या बाकी लोगों को जरूर होती है। इसका मतलब है आप ये मानती हैं कि आपको चुल होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने मुझे समझाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन सर बात यह है कि अगर आप मुझे जितना मर्जी समझा लें, आपने ये बात कही है और अपनी जो चीजें हैं उसको तो आप कभी भी मानेंगे नहीं। लेकिन मैं सिर्फ आपको जिस पे मैं बात करना कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना जिस पे आपको बहुत ज्यादा एकदम जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि चीन ने जो है वो कश्मीर की वादी का जो दावा आया है, उसने कहा कश्मीर की वादी तो हमारी है। तो आपको तो प्रॉब्लम पाकिस्तान से नहीं, आपको तो कश्मीर के साथ है। अगर आप कहते हैं तो चंद साहब, अच्छा सुन लेना, आप सुन लें। मैं ये बोली उन्हें तो हैंडल कर लेंगे हम। आप अगर बात करें एक्सेप्टेंस की, हसन दुरानी जी, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। देखिए मैं जानती हूँ आप लिमिटेड टाइम के लिए और आप टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इधर उधर से बाईपास करके चीजों को निकल जाएं और आप आतंकवाद और इन सारी चीजों को लेकर आप बच जाए। मैं जानती हूँ आप लिमिटेड टाइम के लिए हैं मेरे साथ इस डिबेट में और आप बाईपास और टाइम किल करने की कोशिश कर रहे हैं दुरानी जी, वो मैं नहीं होने दूंगी। आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपने ओसामा बिन लादेन को एक्सेप्ट किया क्या? आपने नहीं किया। आपने LET को एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। आपने हिजबुल मुजाहिदीन को एक्सेप्ट किया क्या? नहीं किया। और तो फिर आप अभी इनकी तमाम एक्सेप्टेंस को लेकर अभी भी आप एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से डिनाइल मोड में आ जाते हैं। आप बलूचिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। आप POK को वहां पर आपने एक अड्डा बनाकर रखा है सिर्फ आतंकियों की बैठकों का। मैं ये जानना चाह रही हूँ, सुनिए, मैं ये जानना चाहती हूँ, 78 साल हो गए, आप खुद बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक को खुद झेलता रहा है। ये कहा जाता है ना कि खुद विक्टिम है। अगर विक्टिम है और ऐसे लोग अगर आपकी सरजमी पर हैं तो क्या उन्हें हटाने या उन पर एक्शन लिया नहीं जा रहा, लेना नहीं चाहते, या फिर वो नीतियों का ही हिस्सा नहीं है? आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया? जी हो गया। जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल अगर हो तो। लेकिन हाँ बिल्कुल है। मैं वो कहता हूं कि अब वो ये आपने जो बातें की है ना, उसका मैं वो हम ना यहाँ पे एक कहावत इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि 100 गज रस्सा और सिरे पे गांड, मतलब कि रस्सा जो है वो 100 गज का रस्सा है और उसके सिरे पे गिरा बांधी हुई है। तो मैं सारी बातें एक साइड पे, मैं आपकी हर बात को स्वीकार करता हूं, हर बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपने जो इल्जामात लगाए सारे के सारे मैं एक्सेप्ट करता हूं। पाकिस्तान दुनिया का सबसे गंदा तरीन मुल्क है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब को और भारत की जो फौज है उसके मैं वो क्या कहते हैं उसको मैं दंडवस्त प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो है सिंदूर शुरू किया। जब उन्होंने सिंदूर शुरू किया तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये फलां जगह पे दहशतगर्दी के अड्डे और हमने वहां पे अटैक कर दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने यह देखा कि यार ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इतना दहशतगर्दों को पालने के बावजूद भी इतना सस्टेन कर रहा है। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ने अपने जहाज खरीदने का सौदा कर लिया, उन्होंने हमसे वेपन खरीदने का सौदा कर लिया, और भारत जो है वो दूसरी दुनिया से खरीद रहा है और पाकिस्तान जो है वो दूसरी दुनिया को बेच रहा है।
ठीक देखिए है? ये तो बहुत अब आप- अच्छी बात है कि अब 78 सुन साल में लेना, कम से कम आपने हथियार बनाए, आतंकियों के साथ साथ आपने कम से कम हथियार बनाए। सुनिए ना हसन दुरानी, प्लीज प्लीज, मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप उसे डिनायल मोड में आगे की तरफ लेकर जाते हैं। मोहतरमा अरे सुन तो लीजिए जनाब, आप भी मेरी बात जरा सुनिए। अच्छी बात है 78 साल में भले ही आपके यहाँ लोकतंत्र स्थापित ना हुआ हो, भले ही आपने आतंकवादी बनाए, उसके साथ में कुछ हथियार बनाए हैं जी। तमाम बातों को मान लिया, मैंने आपके तमाम ये इल्जामात को एक मान बात, लिया। मुझे एक बात बता दीजिए हसन दुरानी जी, एक बात मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। सर मेरी बात कंप्लीट हो जाए काइंडली सर। अच्छा ठीक है, बोलिए आप एक नहीं सर 1000 सवाल कीजिएगा मुझसे, मैं सर जवाब देने को तैयार हूं। मैंने ये बात कही है कि आपने एक करोड़ एक इल्जाम लगाए, मैं मानने को तैयार हूं। आपने कहा हम दहशतगर्द मुल्क है, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन सर दुनिया नहीं मान रही। दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने हमसे असला खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया ने हमसे बैठ के सफारतकारी करनी शुरू कर दी। आपने कहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, दुनिया ने कहा कि खुद पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इंडियन प्रॉक्सी जो कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही है, उससे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंच रही है। सर मैं नहीं कह रहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है सर। मैं कहता हूं मोदी साहब को अच्छा एक सवाल मैं कर लूं, एक सवाल कर लूं मैं, अब एक सवाल आपसे मैं कर लूं जी सर। हाँ एक सवाल का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आप क्या मानते हैं? दहशतगर्द मानते हैं या उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर हम उनको कितनी सफल अपनी पूरी सर सुन ले, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जहां से हमने उनको मार के, पाकिस्तान से मार के जब अफगानिस्तान के अंदर भेजा था, और हम उनको दोबारा उसी जगह पर खदेड़ के ले जाएं जहां पे वो पाकिस्तान के साथ साथ किसी दूसरे मुल्क को भी नुकसान ना पहुंचा सके। तहरीके तालिबान की वजह से चाइना को प्रॉब्लम है, तहरीके तालिबान की तरफ से तुर्कमानिस्तान को प्रॉब्लम है, तहरीके तालिबान की वजह से अजरबैजान को प्रॉब्लम है, तहरीके तालिबान की वजह से ईरान को प्रॉब्लम है। उस पूरी बेल्ट के जो जितने करीब जितने ममालिक हैं उन सबको तो फिर ठीक है, ठीक बात मार रहा है। चलिए ठीक बात, आप उसी तरीके की कार्रवाई अन्य आतंकी जो संगठन आपके यहाँ है उनके खिलाफ भी क्यों नहीं करते? लश्कर ए तोयबा को आपने कहा कि लश्कर ए तोयबा को बैन किया हुआ है, उसको आप मार के भगाते क्यों नहीं? उसको जैसे मोहम्मद को मार के भगाते क्यों नहीं? टेरर कैंप अभी भी क्यों चल रहे हैं? ये बताइए आप। यदि आप टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक जगह दूसरी जगह इतनी हल्की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? उनको वो अभी भी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? कैसे वो वीडियो बना के डाल दे रहा है? वो वीडियो बना के कैसे डाल दे रहा है? उसके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? हजरत अब मेरी सुन ले, आपकी बात मैंने सुन ली है। सवाल उतना कर ले जिसका फटाफट मैं जवाब भी दे दूं ना। ठीक है, बात ये है, आपने कहा कि लश्कर तैयबा को क्यों नहीं कर? सर लश्कर तैयबा ने कि क्या ईरान के अंदर जाके, अफगानिस्तान के अंदर जाके, बलूचिस्तान के अंदर जाके, या जो है अपना इधर अजरबैजान के अंदर जाके, या इवन सुन ले मैं उधर ही आ रहा हूं सर, उधर ही आ रहा हूं। टेंशन क्यों लेते हैं? या उसने जाके आपके भारत के अंदर जाके कोई हरकत की हो तो सर उसको हम पकड़ेंगे, फिर आप डिनाई करेंगे, आप फिर डिनाई कर रहे हैं। सुन ले 26/11 का जो हमला था, बड़े हमले भारत में लश्कर ए तोयबा ने किए, जैसे मोहम्मद ने किए। एक बात मैं बीच में आना चाह रही हूँ हसन दुरानी, ये आपका बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच नजर आता है। आपको टीटीपी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि भाई इनके लिए खतरा, इनके लिए खतरा, इनके लिए, उसको बनाया किसने? आखिर उसको, उसकी नींव किसने रखी? और सुन लीजिए हसन दुरानी, और रही बात आप बाकी आतंकी संगठनों की कर रहे हैं, आतंकी संगठन जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें आतंकी संगठन घोषित करके रखा है। हाफिज सईद नेशनली इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आपने उसे घर में बैठा कर रखा है, और ये जो एलईटी के जो तमाम प्रॉक्सीज हैं आपको भी बखूबी नजर आता है। और रही बात आप कहते हैं आतंकियों को लेकर कि भाई आपको और कोई आतंकी नहीं कहता, हिंदुस्तान ने नहीं, जनाब पूरी दुनिया ने FATF ग्रे लिस्ट में आप रहे हैं, आप IMF की तरफ से आप रहे हैं, और जिस रूप में तमाम परिस्थितियां उसमें आप सामने रहे हैं। ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच हो जाता है हसन दुरानी। मैं चाहूंगी जरा जे सोडी जी, आप ये एलईटी का जो जिक्र करें, जरा बताइए कि इतनी बार जब आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की तरफ से भारत में जो बड़ी घटनाएं हुई, कितनी बार डॉजियर दिए गए और कितनी बार एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से? नैना जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तानी आबादी की 1.2% पॉपुलेशन थी। छोटी सी बात सुन ले मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैंने दुरानी आपकी जी, प्रोडक्शन दुरानी टीम जी, को पहले भी कहा था आपके पास में कि मेरे पास कम वक्त नहीं है।
लेकिन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरूर, अगर आप 5-7 मिनट और वक्त दे पाएं, अगर, क्योंकि अभी सिर्फ आप ही के साथ का कन्वर्सेशन हुआ और जो जवाब है वो जवाब तो मिल नहीं पाए, ऐसा लग रहा है कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि वक्त की बंदिशें भी हैं, लेकिन जब जवाब नहीं होते, खामोश हो जाते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं कि एक भी सवाल का जवाब हमने जो मांगा वो नहीं मिल पाया। जयसूरी जी, सॉरी बड़ी देर से आपके पास आई हूँ। जी सर। नैना जी, 1947 में जब पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना तो पाकिस्तानी आबादी की 1.2% पॉपुलेशन सिख लोगों की थी, लेकिन पिछले 78 सालों में सिखों पे इतना जुल्म हुआ वहां कि आज की तारीख में 10,000 सिख भी नहीं बचे हैं पाकिस्तान में। आए गए दिन हम सुनते हैं किस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो मैंने शुरू में कहा, ये जो इनके अंदर बचपन से ही नफरत भरी जाती है हिंदुओं और सिखों के खिलाफ, वो चीज जब ये बड़े होते हैं तो साफ दिखती है। दूसरी बात, जहां तक लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन है, ये जब इन पे पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है तो कुछ समय के लिए उसे गैर कानूनी डिक्लेयर तो कर देते हैं, अवैध तो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए उन्हें गैर कानूनी डिक्लेयर करते हैं। ये जो आतंकवादी होते हैं, चाहे जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के, ये खुलेआम घूमते हैं, इनके नेता 5 स्टार में कबाब खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, गजलें सुनते हैं और आराम से घूमते हैं अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स के साथ, और यहां तक कि आईएसआई भी इन्हें प्रोटेक्शन देती है। हमने देखा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया, उसके बाद जो उसमें कई आतंकी मरे, जब उनका जनाजा हुआ, पाकिस्तानी सेना की सीनियर अफसर उनके जनाजे के लिए पहुंचे। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि ये जो पाकिस्तान के ये आतंकवादी संगठन है, इन्हें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना का पूरा श्रेय है, और क्योंकि उन्हें पूरा श्रेय है, वो जो भी चाहें वो करते हैं, जहां वो घूमना चाहते हैं। बेशक कानूनी तौर पे वो अवैध डिक्लेयर हो गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें इलीगल इंटरनेशनल टेररिस्ट का करार दिया हो। बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अब पाकिस्तान अमेरिका के डेजिग्नेशन का या यूएन के अस्तित्व को ही नकार देता है, क्योंकि हाल ही में जब हम चर्चा कर रहे थे तो रिसेंटली तो ये भी प्रतिक्रिया आई कि भाई यूएन को आखिर मानता कौन है। यूएन की तरफ से जो अधिकारी संगठन आधिकारिक तौर पर जो आतंकवादी घोषित किए गए हैं, अब उसको भी ये लोग पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं। नैना जी, उसका कारण यह है कि पाकिस्तान इकलौता देश है पूरी दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और इसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के बाद, के 1 महीने के अंदर, जब भारत के 7 डेलीगेशंस 33 देशों में गए 59 मेंबर्स के साथ दुनिया को बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कितनी भारी विजय हुई। उसी 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADP। और ये तीनों एजेंसी में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के होते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और ये तीनों मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के अधिकतर मेंबर G20 का हिस्सा हैं, जो अक्टूबर 2023 में भारत में आए थे। हमने उन पे 4,000 करोड़ खर्च किए, उन्होंने भारत की हॉस्पिटैलिटी ली, खान मार्केट गए, शॉपिंग की, दिल्ली हाट गए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया और पाकिस्तान को 1 महीने के अंदर 43.4 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान की, क्योंकि अच्छे रिश्ते हैं तीनों महाशक्तियों के साथ, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। अच्छा। लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ बताया है, हालांकि अमेरिका दिल से पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन इसके पास चारा नहीं है, उसे पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखनी होगी, जो हम डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं सर, और यही बड़ी चिंता की बात है। लेकिन यूके देवनाथ जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आतंकवाद और आतंक परस्त को हमेशा से अब साथ देता हुआ नजर आता है अमेरिका। दूसरी तरफ, एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो आउटफिट्स बैन किए गए, इवन उसमें हमास भी शामिल है, और उन्हीं के साथ में दोस्ती बढ़ाता हुआ पाकिस्तान नजर आता है। ऐसे आतंकी संगठन जो खुद पाकिस्तान में है,
हैं उन्हें भी, उनके एग्जिस्टेंस को भी सीधे सीधे आतंकवादी सर्टिफाइड किया जा चुका है, लेकिन उन्हें बखूबी आगे बढ़ाता। और ऐसा नहीं है कि क्या वहां की सरकारों को नजर नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वहां की सेना को नजर नहीं आता। पाकिस्तान की हर एक हरकत पर अमेरिका भी बखूबी नजर बनाए रखता है। क्या अमेरिका को नजर नहीं आता ये सब? नैना जी, दिक्कत यह है कि अमेरिका जो है एक ही रिपोर्ट को कभी दाएं से पढ़ता है, कभी बाएं से पढ़ता है। अभी अमेरिका की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, मोटा मोटी जैसे हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि LAT के ऊपर बैन लगाने के बावजूद LAT दूसरे नाम से इधर उधर से फंड कलेक्शन कर रही है। जमातुल दावा बोल के इन्होंने एक NGO खोला हुआ है जो कि पूरे पश्चिम एशिया में GCC मुल्क में जाती है और फंड कलेक्ट करती है। दिक्कत ये आती है कि अमेरिका इन्हीं एजेंसीज का इस्तेमाल करके बीच बीच में पाकिस्तान को और शायद दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या पाकिस्तान के जो टेरर एजेंसीज हैं, इनका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को हराने की कोशिश नहीं की 80 और 90 के दशक में? हम सब जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को 80 और 90 के दशक में अमेरिका ने फंडिंग दी, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की और हथियार पाकिस्तानी दिए गए, अमेरिकन हथियार दिए गए और इन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध किया। अमेरिका की मजबूरी समझनी पड़ेगी। अगर अमेरिका को ये देखना है कि पाकिस्तान चीन की गोद में जाके ना बैठ जाए, तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी। अगर अमेरिका चाहता है कि भविष्य में एक दिन फिर से अफगानिस्तान में जाकर अपनी पैठ बढ़ाएं, बगराम एयरफील्ड तो डोनाल्ड ट्रंप कह ही चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान के रास्ते से ही बगराम एयरफील्ड में अमेरिका पहुंचने की कोशिश करेगा। अभी पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ तनातनी के माहौल में अमेरिका पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के समुद्र का इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है ईरान के खिलाफ। तो पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान को इंडिस्पेंसिबल बना देती है